वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो प्रीवियस क्लास में यही टॉपिक हमारा चल रहा था, रिफ्लेक्शन। ओके, वो क्लास क्या है, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चंस ले लिए थे स्टार्टिंग में, तो उस वजह से वो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ओके, तो उसका बचा हुआ कुछ पोर्शन आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वेश्चंस बचेंगे, बाकी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना सबको। तो रिफ्लेक्शन के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक थिंग्स बता चुका था कि सर अगर मान लो इधर से कोई वेव अगर आ रही है, जैसे मान लो एक टॉर्च है मेरे पास, मैंने टॉर्च को जलाया। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर मान लो मैंने एक टॉर्च को जलाया, अगर वो सामने जाएगी तो एक दीवार से अगर टकराएगी तो वहां से टकरा के उसका कुछ पोर्शन वापस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल बात है। ऐसा का ऐसा बिहेवियर ही ट्रांसमिशन लाइन में होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवाए थे जो काफी फेमस है कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है ना, जब ओपन सर्किट रहे, या जब सेम मीडियम का आपका कैसा रहे, मीडियम रहे कि दोनों का इंपीडेंस बराबर बराबर हो, तो सारे बिहेवियर हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है ना। अब ध्यान से समझ, जरा ध्यान रखना, हमारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूले निकले थे, क्या था कि सर सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जो भी बोलो, अगर वोल्टेज के लिए बात करोगे तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 लिखते थे हम लोग। क्लियर है ना। ओके, ऐसा ही फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया था। याद है आपको। वहां पे देखो, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कौन होता है, Z होता है भाई, ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस होता है। सही बात है। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को हम लोगों ने नीटा से लिख दिया था। बात तो वही है। क्या दोनों में कोई कंफ्यूजन है? नहीं, दोनों एक ही चीज है, दोनों में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीटा और जेड एक ही बात है। ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो डिफाइन किया जाता है वो भी आपका जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन ही होता है। ओके, और आप जानते हो नीटा का फॉर्मूला जो होता है वो भी अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन ही होता है। ये बात हम लोगों ने, ये बात मैंने आपको पहले भी डिसाइड करके बताई थी। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है कि इस तरीके से इनका क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो नीटा इज नथिंग बट, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बात करोगे तो वहां पे आप इसको नीटा लिख देते हो, ठीक है ना। अगर आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करोगे तो वहां पे आप इसको जेड लिख दोगे। बात दोनों की एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्लियर है। ओके, अब एक सुनना जरा ध्यान से, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। इस एग्जाम्पल को ना आप थोड़ा सा प्यार से समझना। ये एग्जाम्पल आप समझ गए तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर समझ में आ गया। क्लियर है। देखो, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास दो मीडियम है, ये बीच वाली लाइन है भाई। क्लियर है। ओके, अब मान लो ये है आपका मीडियम नंबर 1। ओके, और ये आपका सेकंड मीडियम है। सही है। ओके, मान लो मीडियम नंबर 2 है, ये मेरा सुपर कंडक्टर है। क्या है ये? मेरा सुपर कंडक्टर। ओके, और मीडियम नंबर 1 है, ये है आपका डाई इलेक्ट्रिक। मान लो भाई एक वेव मेरी इधर से आएगी, सही बात है, इधर वाला मीडियम मेरा डाई इलेक्ट्रिक है और इधर वाला मीडियम मेरा सुपर कंडक्टर है। तो क्या कहानी होती है सर, सुपर कंडक्टर जो मेटेरियल होते हैं जो जबरदस्त तरीके से कंडक्ट करते हैं, इनके लिए सिग्मा की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है। अगर सुपर कंडक्टर ही ले लिया तो अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी होती है। ओके, अगर मान लो डाई इलेक्ट्रिक है तो उनके लिए सिग्मा की वैल्यू बिल्कुल कैसी होती है, 0 होती है। एक एग्जांपल है ये, ठीक है ना। ये समझ में आ गया तो फिर मैं जनरलाइज केस का फॉर्मूला आप लोगों के लिए डेवलप कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बड़ा इजी काम है। बस ध्यान से प्यार से समझते हुए चलो। भाई ये सुपर कंडक्टर है तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 है, इंफिनिटी है, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। अगर मैं इसके लिए नीटा डिफाइन करूं तो अगर आप जानते हो कि अगर सिग्मा की वैल्यू 0 इंफिनिटी है तो नीटा हमारा क्या होता है, नीटा हमारा एक्चुअल में होता है सर अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। अगर मैंने सिग्मा की वैल्यू यहां इंफिनिटी रख दी तो नीटा तो मेरा 0 हो जाना है भाई। किसके लिए? एक सुपर कंडक्टर के लिए। नीटा कितना होता है मेरा? 0 होता है। परफेक्ट है। सेकंड मीडियम में है, इसको नीटा 2 लिख देता हूं। अगर मैं नीटा 1 की बात करूंगा तो देखो ये तो मैं डेवलप करा चुका हूं पहले ही। एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अगर मैं नीटा की बात करूं तो नीटा में जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक अल्फा होता है और एक हमारा कौन होता है, बीटा होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है? 0 होती है।
बिल्कुल सही है। और बीटा की वैल्यू तो आप जानते ही हो, सिग्मा की वैल्यू यहां पे रख देना तो आपको म्यू अपॉन एप्सिलॉन मिल जाएगा। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। देखो ये पूरा रिवाइज भी हो गया आपका एक तरीके से। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब दो मीडियम है, पहला मीडियम डाइलेक्ट्रिक है, दूसरा मेरा सुपर कंडक्टर है। मान लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उधर से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरफ से आ रही है, तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से होते हुए सुपर कंडक्टर में क्या मारेगी, एंट्री मारेगी भाई। कौन से, इस वाले सरफेस पे से होते हुए। ये क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन है। यहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम खत्म हो रहा है और सुपर कंडक्टर यहां से शुरू हो रहा है। डेफिनेटली तरीके से इसका नीटा 0 है, इसका इस तरीके से है आपका बीटा के बराबर। अब देखो, मान लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर से आई, एक की बात कर लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, E ऑफ I आया भाई इधर से, बिल्कुल। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हम जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। क्या इक्वेशन होती है सर? अगर मान लो मैंने इसको फेजर फॉर्म में लिखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्चुअल में मेरा ये होता है कि उसका कुछ ना कुछ तो होता है मैग्नीट्यूड, परफेक्ट है। और E की पावर जो होता है वो होता है मेरा माइनस ऑफ गामा। और कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन कर रही है, मान लो जेड एक्सिस, ठीक है। मान लो इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं कि ये वाली डायरेक्शन मेरी जेड एक्सिस है, यहां बना देता हूं ये वाली डायरेक्शन मेरी जेड है, ठीक है। कल वाला एग्जांपल ले लेता हूं सेम। इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं एक्स डायरेक्शन बोल देता हूं, और इधर बाहर की तरफ कौन है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन होगी आपकी वाई डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में आपका क्या है, प्रोपोगेशन है वेव का। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो कुछ ऐसी ही होगी ऐसी ही होगी। ये इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो आप इसका आई एक्स लिख सकते हो कि आपका इंसिडेंट वेव एक्स डायरेक्शन में है, वेव प्रोपोगेट कर रही है जेड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है, ठीक है, दैट इज योर वाई डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब सोचो बेटा, ये वेव यहां से आएगी, यहां पे ये आपका मीडियम है, इस मीडियम से आगे टकराएगी। बिल्कुल सही है सर, टकराएगी। अब अगर टकराएगी तो इसका कुछ पोर्शन यहां से वापस से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कुछ पोर्शन यहां से आगे की तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। यही कहानी बननी चाहिए भाई। इधर से आएगा तो कुछ पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पोर्शन आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, यही होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और कितना पोर्शन आगे ट्रांसमिट होगा, अगर मान लो मैंने ये आपसे पूछ लिया तो किस तरीके से निकालेंगे सर? इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पहली बात तो इसके लिए अगर मान लो मैं H की इक्वेशन लिखूं तो H I ऑफ X क्या बनेगा भाई, वाई डायरेक्शन में आई तो, ठीक है, इंसिडेंट वेव क्या बनेगा सर? इट्स E नॉट, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई नीटा ऑफ 1 एंड दैट्स वाई E की पावर माइनस ऑफ गामा इंटू Z। ये मीडियम नंबर 1 में है इंसिडेंट वेव, बिल्कुल परफेक्ट है भाई। मीडियम नंबर 1 में, तो मीडियम नंबर 1 में अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है। बीटा कितना है, अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन है। और गामा को हम क्या लिखते हैं भाई, नीटा को क्या लिखते हैं सर? इट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा, यही लिखते हैं। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को मैं ओपन करूं तो आई कैन से इट्स आई ऑफ एक्स, इट्स ई नॉट ई की पावर माइनस ऑफ अल्फा जेड ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा जेड। क्या यही लिखूंगा? डेफिनेटली यही लिखूंगा, बिल्कुल सही है। चूंकि मीडियम 1 मेरा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है। कौन सा है, डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक के लिए सर अल्फा की वैल्यू तो 0 होता है, मतलब ये अल्फा 1 है बीटा 1 है, अल्फा की वैल्यू 0 होती है, परफेक्ट है। अगर ये 0 हुआ तो ये मुझे ये मिल जाएगा ई नोट ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा, दैट इज योर जेड, दैट इज योर इंसिडेंट वेव इन योर एक्स डायरेक्शन। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? भाई इक्वेशन लिखना हम बचपन से जानते हैं, अब तो अच्छे से आ ही गया है, अब तो अच्छे से आ ही गया है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, एक चीज का और आप लोग अच्छे से ध्यान रखना और समझ लेना। यहां पे देखो, ये आपका एक फेजर फॉर्म में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, सही बात है। जब हम इसको साइन के टर्म में लिखते हैं, जब हम इसको कोस के टर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। हम इसको ऐसे लिखते हैं कि सर ई आई ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड है E0, और हम लिखते हैं इट्स योर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड। क्या ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताओ? इसको हम ऐसे ही लिखते थे, सही बात है। अब इसमें से इस तरीके से हम कैसे आते हैं समझना। देखो, अगर मैं इसको ओपन करता तो क्या बनता? अगर मैं इसको ओपन करता ना पूरा, तो ये कुछ ऐसा बनता। देखो, ये बनता ई नोट
और इसको मैं ओपन करता ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है ये, तो क्या बनता, ये बनता सर कोस ऑफ बीटा जेड माइनस आयोटा साइन ऑफ बीटा जेड। क्या ये वाली टर्म बन रही है क्या? नहीं बन रही है, समझना, ये नहीं बन रही है। मतलब ये वाली इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ जेड की इक्वेशन को डिफाइन कर रही है। यहां पे कहीं टाइम दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। यहां पे टाइम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ध्यान रखना कि जब एक फेजर फॉर्म से जब हमें कोसाइन फॉर्म लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। पहला काम हम करते हैं कि फेजर फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं ई की पावर आयोटा ओमेगा टी से, क्योंकि कोसाइन फॉर्म में हमें टाइम भी चाहिए होता है। सही बात है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर ओवरऑल क्या बन जाएगा? ई की पावर ओवरऑल बनेगा ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। देखो ये टर्म बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल सही है ना। हाँ, अब इसको जब ये टर्म में लिख रहे हैं पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म ऐसी बन जाती है। इसको जब ओपन करते हैं तो यहां पे ये वाली टर्म्स जो होती है ये वाली टर्म कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओमेगा टी माइनस बीटा जेड बन जाती है। और ये वाली टर्म जो होती है ये भी आपकी क्या बन जाती है? ओमेगा टी माइनस बीटा जेड बन जाता है। परफेक्ट है ना? बिल्कुल। अब देखो यहां पे दो पोर्शन है, ये पोर्शन है रियल पोर्शन और ये पोर्शन कैसा है बेटा? इमेजिनरी पोर्शन। तो जब एक फेजर फॉर्म से एक साइनोसॉइडल या कोसाइन फॉर्म में लिखा जाता है तो ध्यान रखना ये वाली जो टर्म होती है ये वाली टर्म हमेशा कौन सी टर्म पिक की जाती है? रियल टर्म पिक की जाती है। ठीक है, ये आयोटा के बाद साथ वाली इमेजिनरी टर्म को हम लीव कर देते हैं, सिर्फ रियल टर्म को हम क्या लिखते हैं? साथ में रखते हैं। और ये वाला आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को डिफाइन करता है। बिकॉज एक्चुअल में हम चल रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जहां एक्स डायरेक्शन है, वाई है, जेड है, तीनों डायरेक्शन है। क्या ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, क्या ये मैंने जो प्लेन बनाया है, क्या ये प्लेन मेरा एक पोलर प्लेन है? क्या ये प्लेन जो है मेरा वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है? नहीं है। तो एक्चुअली हम दो प्लेन को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते कि एक्स वाई जेड को भी दिखा दिया और साथ में मैंने इसी को मैंने क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बना दिया। दो को हम एक साथ नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सिर्फ और सिर्फ हम कौन से पोर्शन की बात करते हैं? रियल पोर्शन की बात करते हैं। बिकॉज रियल पोर्शन को हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। सही बात है। तो हम इसको नहीं करते हैं, सिर्फ रियल पोर्शन की बात करते हैं। समझ में आई कहानी कि इससे ये कैसे लिखते हैं? कंफ्यूज नहीं हो गया? अब सब क्लियर है? ठीक है ना? तो इसको हटा दूं मैं। ओके, तो वेव फॉर्म तो आपको दोनों लिखना आता है कि पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और अगर इससे इसमें जाएंगे तो ई की पावर आयोटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ओपन होगा उसका रियल पोर्शन लेंगे तो वो हमारा एक कोसाइन टर्म बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का, आपको जिसका भी लेना हो। इट्स योर चॉइस। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो अगर मैं इसको और आगे डिफाइन करूं तो सर क्या हो रहा है? अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखना सीखा है। आगे समझिए। देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आया, इस पोर्शन से टकराया, टकराने के बाद वापस गया। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होगा? मतलब इनकमिंग का कितना पोर्शन यहां से वापस चला जाएगा, जरा मुझे वो बताओ। क्या इसका फॉर्मूला हम लोग डेवलप कर चुके हैं क्या? बिल्कुल कर चुके हैं कि सर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्चुअल में हमारा यही था, नीटा 2 माइनस नीटा 1 अपॉन नीटा 2 प्लस नीटा 1। यही होता है। बिल्कुल। और चूंकि सर ये इंपीडेंस है तो इंपीडेंस जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो इसका कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, सम एंगल फाई। भाई इस नीटा का कुछ एंगल भी होता है, सम एंगल फाई। बिल्कुल चलेगा ना? अब देखो, अब अगर इसको मैं इस इक्वेशन के ऊपर लगाऊं तो नीटा 2 तो मेरा 0 है, बिकॉज इट्स अ सुपर कंडक्टर। नीटा 1 की मेरी कुछ ना कुछ वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो भी वैल्यू है उसमें इस अल्फा की वैल्यू 0 है। आयोटा बीटा के फॉर्म में आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। तो अगर मैंने इसको ओपन किया तो कैसे ओपन करूंगा? सोचो सर नीटा 2 तो मेरा 0 हो गया, तो इट्स 0 माइनस नीटा 1 अपॉन नीटा 2। नीटा 2 मेरा 0 है, 0, और ये प्लस का बन गया क्या? नीटा 1। अब देखो नीटा 1 क्या है? सर नीटा 1 है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब अल्फा की वैल्यू तो 0 है डाइलेक्ट्रिक के लिए, बिल्कुल। तो ये क्या बना है? आयोटा बीटा बना है। अब ऊपर भी आयोटा है, नीचे भी आयोटा है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। अगर इनको आप ओपन करके देखोगे तो आयोटा का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 विद एंगल 90 डिग्री। बिल्कुल परफेक्ट है ना? ओके, देखो पूरा ओपन करके दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऊपर बन रहा है माइनस ऑफ नीटा 1 जिसका एंगल है कितना? 90 डिग्री, और नीचे बन रहा है प्लस ऑफ नीटा 1 और उसका भी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। 90 ऊपर जाएगा, 90 से 90 माइनस 90 होगा, एंगल कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ये पूरा का पूरा कट हो रहा है एक दूसरे से। क्या बन रहा है?
-1। मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपको जो मिल रहा है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिल रहा है -1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि सर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो ये होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना पोर्शन रिफ्लेक्शन हुआ और कितना पोर्शन आया था, इन दोनों का रेशियो ही तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है। बिल्कुल। और इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? -1 मिल रही है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सर रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक वेव जो होगा वो माइनस टाइम ऑफ ई ऑफ आई के बराबर होगा। पहली बात तो अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। समझना इस बात को, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में है। और मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है? बराबर बराबर है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझना, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ओके, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड is having equal magnitude and opposite direction। क्लियर है? नहीं है? ओके। अब ध्यान से समझना, ये एग्जांपल मैंने क्यों कराया, इसका बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है कि जब किसी मीडियम में दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पाए जाए जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड उनके एक दूसरे के बराबर हो, तो उसी को बोला जाता है स्टैंडिंग वेव। क्या बोला जाता है? उनको स्टैंडिंग वेव बोला जाता है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर मान लो यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो आई कैन से कि द इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहां पे? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो स्टैंडिंग वेव का मतलब समझे कि कोई वेव आई, टकराई, वापस चले गई। मतलब एक ही मीडियम में दो तरह की वेव है, इनकमिंग है, आउटगोइंग है। अगर वेव इधर से आएगी तो स्टैंडिंग वेव हमेशा कौन सी इक्वेशन दिखाएगा? मीडियम नंबर 1 दिखाएगा, क्योंकि मीडियम 2 में तो एक ही वेव होती है, ट्रांसमिशन वाली, जो यहां से निकल के आगे जाती है। सही बात है। तो मीडियम 2 में क्या कभी स्टैंडिंग वेव हो सकती है क्या? नो, पॉसिबल नहीं है। तो स्टैंडिंग वेव कहां एग्जिस्ट कर सकती है? जहां पे आपका इंसिडेंट वेव होता है। जिस मीडियम में आपका इंसिडेंट वेव होता है उसी मीडियम में हमारी स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करती है। डेफिनेशन समझ में आई स्टैंडिंग वेव की? ठीक है ना। तो वो वाला मीडियम जिसमें अगर कोई वेव आ रही है और टकरा के अगर वापस जा रही है तो उतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड की आपकी वेव, ठीक है ना, जो एक ही मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है बट उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, उस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब देखो इसको जरा और डिफाइन करते हैं इसमें से, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं इधर से। ओके, देखो, ठीक है ना। यहां तक तो ये सारी चीजें तो आपको याद ही रहती है, ठीक है ना। ओके, देखो तो क्या क्या कहानी बनी है, देखो इधर से देख लेते हैं। तो सर इंसिडेंट वेव जो थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कुछ ऐसी थी कि इट्स योर ई नोट एक्स डायरेक्शन में था। ओके, ई की पावर माइनस अल्फा 1 की वैल्यू तो 0 थी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इट्स योर बीटा 1 जेड या बीटा जेड, क्योंकि मीडियम 1 में था, परफेक्ट है। ये टकरा के वापस गई, तो आपका रिफ्लेक्शन वेव कौन सी आई है? सर रिफ्लेक्शन वेव आई है मेरी इट्स योर ई नोट ई की पावर, ठीक है, माइनस ऑफ बीटा 1 जेड। अब देखो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो यहां ई नोड है तो मैंने यहां भी ई नोड लिया है, परफेक्ट है। लेकिन डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग होने का क्या मतलब है? सर सिंपल सी बात है कि अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, परफेक्ट है। तो यहां पे जो साइन आएगा वो कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। बट अगर मैं देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, भाई डायरेक्शन तो अलग है, ऐसे टकराई वापस गई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू -2 है, सही बात है। इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू -2 है। तो ई ऑफ आर इट्स ई नॉट ई की पावर बीटा जेड विद योर नेगेटिव साइन। ई ऑफ आर इक्वल टू माइनस ऑफ आई ऑफ एक्स हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हो गया। देखो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, भाई एक का मैग्नीट्यूड अगर 2 है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है? -2 है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे ऐसे तो आपको इक्वल दिखेंगे,
ठीक है, विदाउट पोलरिटी के। लेकिन एक का पॉजिटिव है तो दूसरा का कैसा है, नेगेटिव है, तो ये ई नोड है, तो ये कितना है, माइनस ऑफ ई नोड है। ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच में अगर मैंने पूछा कि फेज डिफरेंस कितना है, क्या पूछा मैंने कि फेज डिफरेंस कितना है, तो क्या बोलोगे कि सर 180 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ही अलग है, एक जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा माइनस जेड डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, तो फेज डिफरेंस दिख रहा है कितना है भाई, 180 डिग्री है सर। बिल्कुल एग्जैक्टली कितना है, 180 डिग्री है या नहीं है? बिल्कुल है ना, कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, वेरी सिंपल, इट्स 180 डिग्री, बिल्कुल क्लियर है, सही है। ओके, आगे चलो जरा और सुनो ध्यान से। देखो, अगर मैंने यही चीज देखी कि व्हाट्स द ट्रांसमिट वेव, ई ऑफ टी क्या है, तो ई ऑफ टी क्या होना चाहिए सर? पहले ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तो निकालो, पहले टो तो निकालो। बिल्कुल सही बात है, टो निकाल लेते हैं भाई। टो क्या बनेगा सर? टो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट्स 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मिल रहा है -1, 1 प्लस -1 करूंगा तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब क्या हुआ सर, इधर से जो वेव आ रही है वो आगे वाले मीडियम में तो ट्रांसमिट हो ही नहीं रही है, यहां से टकरा के पूरी की पूरी क्या हो रही है, वापस चले जा रही है। क्या ऐसा एग्जाम्पल कल हम लोगों ने किया था क्या? बिल्कुल किया था। कब किया था, याद करो कि जब आपका याद करो, जब आपकी इस तरीके से यहां पे क्या था, एक Z1 इंपेडेंस की ट्रांसमिशन लाइन थी, याद है, और यहां से मैंने इसे क्या कर दिया था, शॉर्ट सर्किट कर दिया था, और Z2 की वैल्यू मैंने कितनी ले ली थी, 0 ले ली थी, याद करो। तो क्या वोल्टेज का बिहेवियर यही आया था कि आगे ट्रांसमिशन 0 था और जितना आ रहा था उतना ही वापस जा रहा था? तो इस वाले मीडियम में जो वोल्टेज का वेव का बिहेवियर होता है ना, वेव जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते थे। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। अब क्लियर है कंफ्यूजन? बिल्कुल सही है ना। तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, जो आप बार बार सुनते हो, स्टैंडिंग वेव स्टैंडिंग वेव स्टैंडिंग वेव, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। समझ में आई कहानी? बिल्कुल। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बोला था कि सर यहाँ पे तो आपका वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, जितना आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। तो इस तरह का हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो खास बात है वो जरा ध्यान से सुनना। देखो, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है पूरी कहानी। अब देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनको डिफाइन करूं तो पहली बात, अगर मैंने लिखा एच आई ऑफ वाई डायरेक्शन में होगा, परफेक्ट है, कितना होगा, इट्स ई नोट डिवाइड बाई नीटा 1 ई की पावर माइनस ऑफ बीटा 1 जेड। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं। देखो, एच ऑफ, अगर मैंने इसका इसी आई का, अगर मैंने इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखा आर, कौन सी डायरेक्शन में होगा पहले तो वो आपको बताना है। ये होगा ई नोट डिवाइड बाई कितना बनेगा, इट्स नीटा 1 ई की पावर माइनस ऑफ बीटा 1 जेड। भाई ये तो जेड डायरेक्शन में जा रही है वेव, तो सही बात है ना। अब वेव के जेड डायरेक्शन में जा रहा है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, तो रिफ्लेक्शन में वेव किधर जा रही है, माइनस जेड में जा रही है, तो पहली बात तो यहाँ पे बीटा 1 जेड आएगा। भाई इंसिडेंट वेव तो प्लस जेड डायरेक्शन में थी तो माइनस बीटा 1 जेड, रिफ्लेक्शन माइनस जेड में है तो बीटा 1 जेड आएगा। परफेक्ट है ना, बिल्कुल। अब ये कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है एच डायरेक्शन में, वेव जा रही है माइनस जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये एक्स है, वेव जा रही है इधर, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा सर? अगर वाई डायरेक्शन में ले लिया तो वेव इधर हो जाएगी, तो ये माइनस वाई डायरेक्शन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इट्स माइनस ऑफ जे के, मतलब यहां पे नेगेटिव साइन और आ जाएगा आगे, तो इस तरह का इसका क्या बन जाएगा, बिहेवियर बन जाएगा। ये अगर आप डायरेक्ट इससे निकालते हैं तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस साइन आता है ना, और वाई कैप का वाई कैप रह जाता, डायरेक्ट नेगेटिव साइन आ जाता। समझ रहे हो ना, इससे डायरेक्ट निकालते तो ऑटोमेटिकली माइनस आता ना, इससे निकालोगे तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये आपका माइनस ऑफ वाई डायरेक्शन में रहेगा, या माइनस इधर लगा लो, वाई इधर लिख लो, या यहाँ पे वाई कैप लिख लो, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लो, बात एक ही है। किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या ये वाली बात, ये वाली बात और ये वाली बात, क्या ये बातें आपको समझ में आई है पूरी क्लियर तरीके से? कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली तरीके से पूरा एकदम सिंपल बिहेवियर है। आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो क्लियरली तरीके से पूरी कहानी आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी। ये आपका एग्जैक्ट बिहेवियर होता है एक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, इस तरह का पूरा क्या है, रिलेशन है। सही है ना बात? बिल्कुल सही है। अब जरा और चीजों को ध्यान से समझते हैं। अब इसको हटा दूं मैं, ये तो क्लियर है ना भाई, माइंड में रखना कि पहला वाला मीडियम हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक ले रखा है,
और दूसरा वाला मीडियम हमारा सुपर कंडक्टर है। अब देखो जरा ध्यान से और समझने की कोशिश करना। अगर बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, किसकी बात करूं? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं। ओके, तो एक्चुअली मीडियम 1 में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल। तो मैंने बोला कि मीडियम 1 का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यही बोलूंगा भाई मैं। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। परफेक्ट है भाई, 2 है। अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कौन कौन से है? सर पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास जो मेरा इंसिडेंट हो रहा है, ओके, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास जो मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये दोनों तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास पाए जा रहे हैं अभी इस कंडीशन में, दोनों तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है। सही है, ओके। अगर मैंने पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा तो एक्चुअली ये कुछ ऐसा है कि सर इसका कुछ मैग्नीट्यूड है और e की पावर माइनस बीटा 1 z, कुछ ऐसा बिहेवियर है, ठीक है ना। आयोटा, और आयोटा देखो, आयोटा तो ध्यान में रखना, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, आयोटा भी है साथ में। तो e की पावर आयोटा, ठीक है, इट्स आयोटा बीटा 1 z या आयोटा बीटा z, आपको जो भी लिखना हो, ओके, परफेक्ट है। इसका देखा तो ये मिला है सर मुझे माइनस ऑफ ई नोट e की पावर आयोटा इट्स बीटा 1 z। ये नेगेटिव साइन था, ये पॉजिटिव साइन है। कुछ ऐसा बिहेवियर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, ये दोनों का बिहेवियर मुझे कुछ ऐसा ही मिल रहा है, ओके। अगर मैंने इसको ओपन किया तो ओपन किया तो मान लो मैंने ई नोड को कॉमन ले लिया, परफेक्ट है, ई नोड को कॉमन ले लिया, इसको ओपन किया तो क्या बनेगा? ये बनेगा e की पावर माइनस आयोटा बीटा 1 z माइनस e की पावर आयोटा बीटा 1 z। क्लियर है? ओके। इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1। आप बोलोगे सर ये आप क्या बता रहे हो? तो एक बात बताओ बेटा, मैंने अभी अभी एक इक्वेशन बोली थी कि अगर किसी मीडियम में एक से ज्यादा अगर आपकी वेव पाया जाए, दोनों की डायरेक्शन अगर अलग अलग हो और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। ये आपकी क्या है? आपके मीडियम 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? बिल्कुल बराबर है। मतलब ये इक्वेशन जो निकलेगी वो इक्वेशन आपकी किसकी निकलेगी? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकलेगी। किसकी निकलेगी? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकलेगी, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड विद डिफरेंट डायरेक्शन के 2 इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही मीडियम में मैंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। तो मैं टोटल बिहेवियर देख रहा हूं, तो वो तो सर स्टैंडिंग वेव होता है। बिल्कुल, तो मतलब ये पूरा का पूरा स्टैंडिंग वेव को ही दिखा रहा है। जो इक्वेशन आएगी वो स्टैंडिंग वेव की ही आएगी। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? डेफिनेटली। अब देखो ये बिहेवियर है पूरा का पूरा, परफेक्ट है। देखो अगर आप इसको अच्छे से देखो ना, क्या बन रहा है ये? सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बन रहा है। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा, मान लो इसको मुझे कोस के टर्म में लिखना है, मान लो इसको मुझे किसके टर्म में लिखना है? साइन के टर्म में लिखना है। तो कैसे करूंगा? कुछ नहीं करना सर, e की पावर आयोटा ओमेगा टी से पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओपन होगा, ओपन होगा तो ये बनेगा, मान लो ये आ गया ई नोड, ये पहले वाली टर्म बन जाएगी e की पावर, देखो इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आयोटा ओमेगा टी माइनस बीटा z या बीटा 1 z। इसको ओपन करोगे ये बनेगा माइनस आयोटा, ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ओमेगा टी प्लस बीटा 1 z। और ये तो बनना ही बनना था भाई, ये तो बनना ही बनना था। सही बात है कि नहीं है? देखो ये तो क्लियर था ना? अरे पहले से क्लियर था ये तो, बिल्कुल सही बात है। कुछ इस तरह का ये क्या बन जाएगा? बिहेवियर बन जाएगा, क्योंकि दोनों की इक्वेशन है, ओके। अब अगर आपने इसको ओपन किया और अगर आपने इसको ओपन किया, अगर इन दोनों को आप ओपन करोगे तो आपका बिहेवियर कैसा बनेगा? सही बात है। ये आप एक काम करो, इसको ओपन करोगे ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको ओपन करो, ई नोड, ये कुछ बन रहा है क्या? देखना जरा, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर आयोटा थीटा। ओहो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था कि ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो वो टर्म क्या बन जाती है? वो तो साइन थीटा बन जाता है। अरे भाई वो टर्म क्या बन जाती है? सर साइन थीटा होता है वो तो। अरे होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल परफेक्ट, वो क्या होता है? साइन थीटा होता है, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको ओपन करता तो ये कैसा बनता? सोचो, क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? सर इट्स 2 टाइम्स ऑफ आयोटा विद नेगेटिव साइन, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा साइन ऑफ बीटा 1 z की इक्वेशन है। क्या ये बोल सकता हूं मैं? समझना जरा, क्या ये यही है? अरे भाई एक बात बताओ, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना आपकी, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 आयोटा इक्वल्स टू योर साइन ऑफ थीटा। तो मैंने यही किया है। मान लो इसमें से आपने इस नेगेटिव साइन को आप बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लिया तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। अब देखो e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 आयोटा इक्वल्स टू साइन थीटा।
तो इस इक्वेशन को मैं इधर मल्टीप्लाई करके 2 आयोटा साइन थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 आयोटा साइन ऑफ बीटा 1 जेड, कोई कंफ्यूजन है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लिख दिया। साथ में क्या आ रहा है? e की पावर आयोटा ओमेगा टी। ओहो, अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो ये बनेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हमें क्या पता है कि सर पोलर फॉर्म की इक्वेशन तो हमें पता लग गई है। अगर पोलर से हमें साइनोसॉइडल में चलना है तो इनको ओपन करो, और ओपन करने के बाद में जो रियल पोर्शन बने उस रियल पोर्शन को आप ले लो, और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पे आ रहा है आयोटा, अगर इस टर्म को मैं पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 2 आयोटा साइन बीटा 1 जेड कोस ओमेगा टी। आयोटा आ जाएगा साथ में, तो वो तो इमेजिनरी हो जाएगा। अगर इस टर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहां भी आयोटा है, यहां भी आयोटा है। आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। कितना बनेगा? -1। पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपका रियल पोर्शन देगी, और कितना देगी? इट्स 2e0 साइन ऑफ बीटा 1 जेड साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। और इस इक्वेशन को बोला जाता है स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। कौन से वेव की इक्वेशन है ये? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। इक्वेशन वगैरह आप लोगों से नहीं पूछी जाती है, फिर भी बता दिया है मैंने। समझ में आया? ये किसकी इक्वेशन है? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अब आपसे पूछा क्या जाता है? आपसे पूछा जाता है स्टैंडिंग वेव का रेशियो। देखो इसको हटाऊं मैं, ओके, देखिए जरा ध्यान से, ओके, आई कैन रिमूव इट। अब समझना, आपसे एक्चुअल में क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है स्टैंडिंग वेव रेशियो। क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है स्टैंडिंग वेव रेशियो। स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है समझना, ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, ठीक है ना? ये होता है कि किसी वेव की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय उसकी मिनिमम वैल्यू, कि एक स्टैंडिंग वेव की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय मिनिमम वैल्यू, ये डिफाइन करता है स्टैंडिंग वेव के रेशियो को। बताओ इस इक्वेशन को देखने के बाद में क्या आप बोल सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? बोलो जरा। सर मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन बीटा 1 जेड की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। अगर इसको 1 रख दिया, इसको 1 रख दिया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2 टाइम्स ऑफ ए नोड के बराबर। बिल्कुल सही है। मिनिमम वैल्यू, साइन की मिनिमम वैल्यू होती है 0, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी पूरे की, परफेक्ट है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब इसका तो स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना है आपका? इन्फिनिटी आया है। समझ में आया कहानी? कितना आया है? इन्फिनिटी आया है। अब ये इन्फिनिटी किस चीज को दिखा रहा है? ये इन्फिनिटी यहां पे, अब देखो माइंड को गेट आउट करो भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इन्फिनिटी आ गया। अब इन्फिनिटी किस चीज को दिखा रहा है? इन्फिनिटी इस चीज को दिखा रहा है बेटा कि जितनी वेव आई वो टकरा के पूरी की पूरी एग्जैक्टली वापस चले गई, आगे बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं हुई है। अगर थोड़ी बहुत वेव भी आगे ट्रांसमिट होती तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आके कुछ अलग वैल्यू आ रही होती। या मान लो यहां से आने के बाद में पूरी की पूरी वेव अगर आगे चली गई होती, वापस बिल्कुल नहीं आती, तो स्टैंडिंग वेव बनती क्या? नहीं बनती। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। मतलब एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव रेशियो रिफ्लेक्शन के बिहेवियर को दिखाता है। ये बताता है कि जब एक वेव यहां पे आके टकराई तो इस सरफेस से उसका कितना पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट होगा। अगर 100% रिफ्लेक्ट हो गया तो मतलब स्टैंडिंग वेव का मतलब जितना गया उतना का उतना ही वापस आ गया, तो मतलब उसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी स्टैंडिंग वेव की। बिल्कुल सही है ना? अगर जितना गया वापस रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, पूरा का पूरा आगे चला गया, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो की वैल्यू हो जाती है कितनी? 0, क्योंकि वापस तो आया ही नहीं, स्टैंडिंग वेव तो बनी ही नहीं। सही बात है, तो वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन अगर मान लो यहां से कुछ गया, थोड़ा वापस आया, थोड़ा आगे चला गया, तो स्टैंडिंग वेव की वैल्यू रहेगी 0 और इन्फिनिटी के बीच में। समझ में आई कहानी? बिल्कुल सही है। अब देखो आप बोल रहे हो सर 0 कैसे हो सकती है, मैं बता देता हूं आपको, जरा ध्यान से सुनो। देखो मान लो मैंने बोला कि ये एक पूरा का पूरा बिहेवियर है, ठीक है ना? ये मीडियम 1 है, इसका इंटरसेनिक इंपीडेंस भी नीटा 1 है और इसका इंटरसेनिक इंपीडेंस भी नीटा 1 है, मतलब दोनों का बराबर बराबर है। इसका भी नीटा है, मान लो 1 भी मत लिखो, इसका भी नीटा है मान लो, इसका भी नीटा है, दोनों का इंटरसेनिक इंपीडेंस बराबर है।
मतलब मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है, वही मीडियम है, अलग मीडियम है ही नहीं। अब इधर से अगर मान लो वेव आएगी तो बताओ इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना बनेगा, नीटा 2 माइनस नीटा 1, मतलब नीटा माइनस नीटा अपॉन नीटा प्लस नीटा, कितना है 0। वापस कोई रिफ्लेक्शन होगा? अरे वापस कोई रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। अगर वापस रिफ्लेक्शन नहीं होगा बेटा तो जरा एक बात को आप सोचो ना कि मान लो यहां से इलेक्ट्रिक वेव आई कुछ इस तरीके से, जैसे आई वैसे कि वैसे आते हुए आगे चले जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? क्या टकरा के वापस आएगी? ना। तो जितना मैग्नीट्यूड यहां होगा उतना ही मैग्नीट्यूड, उतना ही मैग्नीट्यूड, उतना ही मैग्नीट्यूड आगे चलता जाएगा। तो क्या पूरे के पूरे मीडियम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वेव का हाईएस्ट पॉइंट या मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि चेंजेस तो आया ही नहीं लाइफ में, ट्रांजिएंट तो आया ही नहीं है लाइफ में। तो क्या हर जगह बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहना चाहिए सर। बताओ रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे कुछ रिफ्लेक्शन आएगा वापस? नहीं आएगा। तो क्या हर जगह बराबर रहेगा? बिल्कुल बराबर रहेगा सर। जितना यहां से गया उतना का उतना ही आगे चले जाएगा। तो पूरी की पूरी वेव पे आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों, ओके, इसके लिए 1 रहेगा वैल्यू, है ना, मैं 0 बोल रहा था, ओके, इसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? एस का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर पूरी की वेव पे जितना मैक्सिमम है उतना ही मिनिमम, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कुछ है ही नहीं, हर जगह कैसा है? इक्वल है। तो मतलब ई ऑफ मैक्स और ई ऑफ मिन दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो एस कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा सर? 1। कितना बनेगा? 1 बनेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी तो स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना बनेगा? 1 बनेगा। एस की वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है कि वेव बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, पूरी की पूरी आगे चली गई है। 0 नहीं भाई, 1 होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी? बराबर बराबर रहेगी, पूरी की पूरी वेव आगे चली जाएगी। इसको बोला जाता है स्टैंडिंग वेव रेशियो। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके। और अगर आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मैं बाद में अभी थोड़ी देर बाद में आपका फॉर्मूला डिराइव भी करवा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव रेशियो एस जो होता है वो 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाई 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाई 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है। बिल्कुल सही है ना? देखो जैसे इस वाले के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना आ रहा था? कितना आ रहा था? अरे इसके लिए -1 आ रहा था ना? ओके ओके, इस वाले के लिए आया कितना? 0। ठीक है, ओके। तो इस वाले के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जितना टकराया था उतना वापस आ गया था, तो इट्स नीटा 2 माइनस नीटा 1 अपॉन नीटा 2 प्लस नीटा 1। -1 मिल रहा था, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ओके, ये उल्टा है, ठीक है। इट्स 1 माइनस नीटा अपॉन 1 प्लस नीटा। ओके, इट्स लुकिंग लाइक दिस। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। स्टैंडिंग वेव रेशियो आपका मैक्सिमम वैल्यू को दिखा रहा है, तो इन्फिनिटी वैल्यू को डिफाइन करेगा। आगे उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं जा रही है, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर नीटा की वैल्यू को अगर आप कितना रखोगे, ठीक है ना, एस इक्वल टू 1 माइनस नीटा अपॉन 1 प्लस नीटा, अगर इसकी वैल्यू को आप 0 रखा तो ये आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, ऐसा कब आ रहा था? जब दोनों मीडियम कैसे थे? एकदम इक्वल थे, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल भी अलग नहीं था, दोनों एक जैसा बिहेवियर था। क्लियर है पूरा का पूरा? ठीक है ना? आगे चले, ये कंफ्यूजन क्लियर है सबका कि मैक्सिमम वैल्यू आपको इतनी मिल रही है, मिनिमम वैल्यू आपको इतनी मिल रही है, तो इसका बिहेवियर आपका कितना आ गया? इन्फिनिटी की तरह इसका क्या आ चुका है? बिहेवियर आ चुका है। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके।